गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा बताई गई है उस पर विशेष चर्चाएं करेंगे और शुरुआती 10 से 15 मिनट तक जो क्लास होगी उसमें हम चीज़ों को थ्योरी के रूप में देखेंगे। फिर 400 प्रश्नों की सीरीज को एक एक करके देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारे लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र, इनका जन्म 9 मार्च 1915 ईस्वी को 9 मार्च 1915 ईस्वी को अतरौली में होता है। 9 मार्च 1915 को अतरौली में जन्म होता है और यह जो अतरौली है वो उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिला में पड़ता है। उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिला में इनकी मृत्यु यानी डॉक्टर नागेंद्र की मृत्यु 27 अक्टूबर 1999 ईस्वी को नई दिल्ली में होता है। 27 अक्टूबर 1999 ईस्वी को नई दिल्ली में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नागेंद्र जी से रिलेटेड है। भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे। डॉक्टर नागेंद्र भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे। आधुनिक हिंदी की आलोचना को समृद्ध करने में डॉक्टर नागेंद्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। वे काव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं, यानी काव्य शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं डॉक्टर नागेंद्र। और आधुनिक हिंदी की आलोचना को समृद्धि देने में डॉक्टर नागेंद्र का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था। अपनी शिक्षा के अंतर्गत नागेंद्र जी ने अंग्रेजी और हिंदी विषय में एमए किया था, यानी 2 विषय अंग्रेजी और हिंदी से एमए किया। डीलिट की उपाधि भी इन्हें प्राप्त हुई थी। और जो हमारे नागेंद्र जी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और हिंदी विभागाध्यक्ष भी थे। जब ये दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और हिंदी विभागाध्यक्ष से सेवानिवृत्त हुए तब इन्होंने अपनी पूरी जीवन साहित्य की साधना में लगा दिया, यानी हिंदी साहित्य की साधना में समर्पित कर दिया। ये रसवादी आलोचक माने जाते हैं। जो नागेंद्र जी हैं रसवादी आलोचक माने जाते हैं। रसवादी कहने का मतलब है दोस्त जो प्रेम पूर्ण विवाद होता है, जो थोड़ा सा नोक झोंक प्यार में होता है, वही रसवादी कहलाता है। और इसी के आलोचक माने जाते हैं डॉक्टर नागेंद्र। इनकी साहित्यिक जीवन कवि के रूप में आरंभ होता है। साहित्यिक जो जीवन है कवि के रूप में आरंभ होता है। सन 1937 ईस्वी में इनका पहला काव्य संग्रह वनमाला प्रकाशित होता है। पहला काव्य संग्रह 1937 ईस्वी को वनमाला प्रकाशित होता है। डॉक्टर नागेंद्र के निबंधों की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, व्याकरण सम्मत तथा साहित्यिक खड़ी बोली है। नागेंद्र जी दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर तथा हिंदी विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। परिमार्जित की बात अगर हम करें दोस्त, परिमार्जित का मतलब होता है ना साफ किया हुआ, शुद्ध किया हुआ, परिष्कृत किया हुआ, तो उसी के रूप में नागेंद्र को जाना जाता है। डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन यानी जो हिंदी साहित्य है इसका जो काल विभाजन डॉक्टर नागेंद्र जी ने किया है उसमें 4 प्रमुख है। पहला है आदिकाल। 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक को आदिकाल बताया है डॉक्टर नागेंद्र ने। उसके बाद जो है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक का काल उसको भक्ति काल बताया गया है। और 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के काल को रीति काल बताया गया है। 17वीं से 19वीं तक को रीति काल और जो 19वीं सदी है उसके बाद का जो काल है उसके मध्य से अब तक जो चल रही है इस पूरे काल को आधुनिक काल बताया गया है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटकर इन्होंने चीज़ों को बताया है। पहला काल था आदिकाल, दूसरा हो गया भक्ति, तीसरा रीति और चौथा आधुनिक काल। ये 4 काल इसके द्वारा बताई गई है। अब आते हैं यादिकाल। यादिकाल जो इनके द्वारा बताई गई है 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के मध्य को, इनकी जो विशेषता थी यानी यादिकाल की जो विशेषता थी वो थी वीर रस की प्रधानता, यानी वीर चीज़ों को, जो सैनिक होते हैं उनकी जो वीर भावना होती है उन चीज़ों को दिखाया गया था। बुद्ध का सजीव प्रचित्रण था। जो बुद्ध हमारे थे गौतम बुद्ध जी, उनका सजीव चित्रण था। ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण था। इनकी जो कविताएं थी उनमें ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण मिलता है। श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश है। जो श्रृंगार होते हैं जिसमें श्रृंगार करते हुए दिखाया जाता है उनसे संबंधित रचनाएं की जाती है। तो ये रचनाएं आदिकाल में थी। प्राकृत और अपभ्रंश और डिंग जो भाषाएं हैं इन भाषाओं का प्रयोग भी आदिकाल में हुआ था। यानी 5 चीज़ें जो है प्रमुख रूप से विशेषता थी आदिकाल की: वीर रस की प्रधानता, बुद्ध का सजीव चित्रण, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण, श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश,
प्राकृतिक, अपभ्रंश और डिंग भाषाओं का प्रयोग। आदिकाल के जो प्रमुख कवि हुए और उनकी जो रचनाएं हुई उसको देख लेते हैं। आदिकाल में जो है प्रमुख रूप से चंद्रवरदाई का नाम आता है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की। नरपति नाल आता है, जिसने विसल देव रासों की रचना की। जगनिक परमाल रासो आते हैं, जिन्होंने अल्हा खंडहर की रचना की। अल्हा खंडहर की रचना की। सारंगधर आते हैं, जो अमीर रासों की रचना के रूप में जाने जाते हैं। दलपति विजय आते हैं, खुमान रासों के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। दोस्त, जो हमने रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास देखा था, तो रचनाएं और कवि तो सेम होगा, बट उनको बांटने का जो तरीका है या एक्सप्लेन करने का तरीका है वो रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र दोनों के इतिहास में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट वही रचनाएं आएंगे और वही कवि आएंगे। तो जितने भी पुस्तक का नाम पढ़ेंगे दोस्त, लगभग हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का है उससे ही रिलेटेड रहेगा, और वो चीज़ें दोबारा इसमें आप देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अब आते हैं भक्ति काल। भक्ति काल जो थी दोस्त, भक्ति काल को दो भागों में बांटकर देखा गया था। एक भाग था सद्गुण धारा और दूसरा था निर्गुण धारा। एक भाग है सद्गुण और दूसरा है निर्गुण। और यही जो भक्ति काल है ना दोस्त, उसे हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा गया है। हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल भी कहा गया है। अब ये जो सद्गुण धारा है दोस्त, इसमें कौन से कवि आते हैं, कैसी रचनाएं आती हैं? तो भक्ति काल की इस काव्यधारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया है। जो साकार रूप होता है, जो वास्तविक रूप होता है ईश्वर का, उसका वर्णन किया है। इसे भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया, यानी सद्गुण धारा को आगे दो भागों में बांटा गया। एक था राम भक्ति शाखा और दूसरा है दोस्त कृष्ण भक्ति शाखा, यानी जिसमें राम जी की चरित्र का, जीवन चरित्र का आधार बनाया गया है तथा इनके माध्यम से समाज को आदर्श मूल्यों, स्वस्थ गुणों, सामाजिक पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया है। वो हो गया राम भक्ति शाखा, यानी राम को जीवन को आधार बनाकर जो चीज़ें लिखी गई, पढ़ी गई, लोगों के बीच आदर्श मूल्यों को बढ़ाने का कोशिश किया गया, वो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आ गया। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, रामचरितमानस इनकी रचना है। अग्रदास हैं, अष्टायम करके इनकी रचना है। नाभादास हैं, भक्तमाल इनकी रचना है, कृति है। केशवदास हैं, जिन्होंने रामचंद्रिका लिखी है। तो टोटल 4 इसमें प्रमुख रूप से आते हैं, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, केशवदास। पुस्तक है तुलसीदास की रामचरितमानस, अग्रदास का अष्टायम, नाभादास का भक्तमाल और केशवदास का रामचंद्रिका। अब है कृष्ण भक्ति शाखा। जो दूसरी शाखा थी वह है कृष्ण भक्ति शाखा, सद्गुण की शाखा पढ़ रहे हैं दोस्त। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर काव्य की रचना की गई, यानी जो कृष्ण जी हैं उसको आधार बनाकर, उनके चरित्र को आधार बनाकर रचनाएं की गई है। इस शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हो जाएंगे, जिन्होंने सूरसागर की रचना की है। मीराबाई हो जाएंगे, जिसने मीराबाई की पदावली, यानी मीराबाई ने पदावली की रचना की है, जिसमें कृष्ण जी को चरित्र की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। एक है रसखान, जो प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, रसखान प्रेम वाटिका के। और इसी शाखा में अष्टछाप के कवि आते हैं। जो अष्टछाप के कवि हुए हैं दोस्त, वो सारे कवि कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो थी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ये सद्गुण धारा थी, भक्ति की सद्गुण धारा थी। अब जो दूसरी धारा है निर्गुण धारा, दूसरी धारा है निर्गुण धारा, जिन कवियों ने ईश्वर को निराकार रूप में अपना काव्य में स्थान दिया। निराकार रूप में काव्य में स्थान दिया, कहने का मतलब है दोस्त, जिसका ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, फिर भी उसका स्थान दिया है, उन्हें निर्गुण धारा के कवि के रूप में जाना जाता है। इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया, यानी इसे भी आगे चलकर निर्गुण धारा को दो भाग में बांटा गया। एक धारा है ज्ञान मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान को ही ईश्वर तक जाने का मार्ग मानकर जिन्होंने काव्य साधना की रचना की, वे ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। जिन्होंने ज्ञान को बताया कि ईश्वर तक जाने की एक मार्ग रास्ता है, वह है ज्ञान। वो आ गए ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत, जिसमें पहला है कबीरदास, जो कवि हैं, जो लेखक हैं। कबीरदास हैं, जिन्होंने बीजक की रचना की, और रैदास हैं, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की। ये दोनों हो जाएंगे ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत। और एक है प्रेम मार्गी शाखा, जिन्होंने
प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोलना चाहा, वे सभी प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने की बात जो करते हैं वो प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। इस शाखा के प्रमुख जो कवि हैं जिनकी रचनाएं निम्नलिखित है, मलिक मोहम्मद जैसी प्रमुख कवि हैं, शेख रहीम और नसीर, ये तीन जो हैं वो प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं और मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की है। अब ये जो भक्ति काल थी, भक्ति काल की भी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। सकार एवं निराकार ब्रह्म की उपासना, यानी सकार मतलब जिसका आकार फिक्स हो, निराकार मतलब जिसकी कोई आकार की बातें नहीं की गई है, इस चीज़ की उपासना की गई है भक्ति काल में। रहस्यवादी कविता का प्रारंभ हुआ है। आध्यात्मिकता और सदाचार को प्रेरणा मिली है। लोक कल्याण के पद पर काव्य का चरमोत्सव प्राप्त हुआ है, यानी जो लोक कल्याण की बात है उस पे काव्य की रचनाएं काफ़ी ज़्यादा हुई है। समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग है, जितने भी काव्य की शैलियाँ अब तक प्रचलित थी उन सारी काव्य शैलियों का प्रयोग किया गया है। प्रकृति सापेक्ष वर्णन, यानी प्रकृति की चीज़ों को सापेक्ष रूप से वर्णन की गई है। एक अन्य जो काल है दोस्त वो है रीति काल। रीति काल काव्य को 3 धाराओं में विभाजित किया गया है और वे जो 3 जो धाराएं हैं उसमें एक है रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य। केवल नाम याद रख लीजिए दोस्त कि रीति काल को 3 धारा में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, यानी बद्ध मुक्त सिद्ध। रीति काल की जो कविताएं हुई, जो रचनाएं हुई, उनकी जो प्रमुख विशेषता है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, ब्रज मिश्रित अवधि भाषा का प्रयोग, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, नीति और भक्ति संबंधी काव्य रचनाएं, मुक्तक काव्य रचनाएं। मुक्तक काव्य रचनाएं, ये जो मुक्तक काव्य रचनाएं होती है ना दोस्त, इसका मतलब होता है ना कि जो छंद का प्रयोग किया जाता है काव्य में, तो एक छंद का जो बात कही गई है, यानी पहले छंद में जो बात कही गई है और दूसरे छंद में जो बात कही गई है, उन दोनों छंदों में आपस में कोई मेल नहीं होता है। और एक दूसरा जो काव्य होता है ना प्रबंध काव्य, जिसमें जो पहली छंद में बातें बताई गई है और जो दूसरी छंद में बातें बताई गई है, उन दोनों में आपस में मेल होता है। लेकिन मुक्तक काव्य रचनाओं में पहली छंद की बातों का दूसरे छंद की बातों से आपस में कोई मेल नहीं होता है। और इस काल के यानी जो रीति काल है, इस काल के जो प्रमुख कवि हैं उसमें एक घनानंद है जिन्होंने सुजान सागर की रचना की है, केशवदास हैं कवि प्रिया और रामचंद्रिका की रचना की है, पद्माकार हैं जिन्होंने पद्मभरण की रचना की है, भूषण जो हैं शिवराज भूषण की रचना की है, बिहारी जो हैं बिहारी सतसई की रचना की है, और रसनिधि आते हैं जिसने विष्णु पद कीर्तन की रचना की है। दोस्त काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है, आप 1 से 2 बार जरूर पढ़ना, या फिर इसकी जो PDF है दोस्त ये आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, जो 400 प्रश्नों की सीरीज है, तो अंत में ये PDF भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक आप देखना और चीज़ों को समझना। आधुनिक काल, अब जो चौथा काल था दोस्त आधुनिक काल, तो आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ सन 1900 से माना जाता है। 1900 ईस्वी से आधुनिकता की प्रारंभ मानी जाती है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों एवं परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ। इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। आविर्भाव कहने का मतलब होता है दोस्त प्रकट हुआ, नए रूप में प्रकट हुआ आधुनिक काल में। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को निम्नलिखित भागों में बांटा गया, यानी जो आधुनिक काल है ना दोस्त उसको भी बांटा गया है कुछ उपभागों में, जिसमें एक है भरतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। भरतेंदु युग जो है 1850 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग जो है 1900 से 1920 ईस्वी तक, छायावादी युग 1920 से 1936 तक, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 तक और प्रयोगवादी 1943 से 1950 तक, और जो नई कविता का युग है दोस्त 1950 से अब तक आज तक माना गया है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य को आगे जो 6 भागों में बांटा गया है वो थी, और बांटने का जो क्रम था वो था हिंदी साहित्य का विकास के क्रम में बांटा गया था। अगर बात करें भरतेंदु युग की दोस्त,
तो भरतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। यानी भरतेंदु युग से ही जो हिंदी साहित्य है वो आधुनिक युग में प्रवेश करता है। इस युग के कवियों में नवीन के प्रति मोह, यानी नई नई चीज़ों के प्रति मोह, साथ ही साथ प्राचीन के प्रति आग्रह भी था। नवीन के प्रति मोह तो होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्राचीन को पूरी तरह से भूल जाएं, उसको भी साथ में लेके चले। भरतेंदु युग नवजागरण का युग है। इसमें नई सामाजिक चेतना उभरकर सामने आई। भरतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति तत्कालीन राजनीति का अभिन्न अंग थी। देशभक्ति और राजभक्ति दोनों चीज़ें दिखाई गई है, जिसका स्पष्ट प्रभाव इस युग के कवियों में देखा जा सकता है। यानी जो भरतेंदु युग के कवि हुए उसमें देशभक्ति और राजभक्ति की जो प्रभाव है उसको स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। भरतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। जो भरतेंदु युग के जो कवियाँ हुई, उनकी जो काव्य रचनाएं हुई, उनकी जो विशेषता है उसमें है राष्ट्रीयता की भावना। इस युग के कवियों ने देश के प्रति रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया। जो रचनाएं की उसके द्वारा लोगों के बीच में राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाने का कोशिश किया गया। सामाजिक चेतना का विकास, इस युग में सामाजिक चेतना का विकास हुआ। यानी इस काल के काव्य सामाजिक चेतना का काव्य है। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने का प्रयास किया और उनसे संबंधित कविताओं को लिखा। हास्य व्यंग, यानी इसमें यानी भरतेंदु युग में हास्य व्यंग के रूप में चीज़ों को बताया गया। हास्य व्यंग शैली को माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन तथा सामाजिक अंधविश्वासों पे करारे प्रहार किए गए। हास्य के रूप में, व्यंग के रूप में प्रहार किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, यानी जो भरतेंदु युग के कवि थे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया। भरतेंदु युगीन कवियों ने अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति अपना विरोध कविताओं में प्रकट किया। विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, यानी जो काव्य रूपें उस वक्त विद्यमान थी जिसमें मुक्तक और काव्य प्रबंध जो थे, इन दोनों रूपों को स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया है। भरतेंदु युगीन प्रमुख जो कवि हैं और उनकी जो रचनाएं, भरतेंदु युग के कवि हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी के रचनाकार हैं। प्रताप नारायण मिश्र प्रेम पुष्पावली के रचनाकार हैं। जगमोहन सिंह देवयानी के रचनाकार हैं। राधाचरण गोस्वामी नवभक्तमाल के रचनाकार हैं। और अंबिका दत्त व्यास जो हैं उन्होंने भारत धर्म की रचना की है। तो ये जो हो गए 5 कवि, ये आपके भरतेंदु युगीन के प्रमुख कवि हैं। उसके बाद का जो युग था द्विवेदी युग, उसके बाद का जो युग है वो है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो था दोस्त, उसका जो समय निर्धारण किया गया था 1900 ईस्वी से 1920 तक, 1900 से 1920 ईस्वी तक। इस युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग था। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। द्विवेदी युग के प्रवर्तक जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इस काल में प्रबंध काव्य भी पर्याप्त संख्या में लिखे गए। अनेक कवियों ने ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। इस काल में खड़ी बोली को ब्रजभाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। साथ ही विकसित चेतना के कारण कविता नई भूमि पर प्रतिष्ठित हुई। यानी मुख्य रूप से अगर याद रखनी है दोस्त, तो द्विवेदी युग का जो प्रवर्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है, जिन्होंने सरस्वती नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया। और जो कवि हुए उन्होंने ब्रजभाषा को छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। द्विवेदी युग की जो काव्य की जो है विशेषता थी देशभक्ति, यानी देशभक्ति से चीज़ों को संबंधित यहाँ भी रचनाएं की गई। अंधविश्वास तथा रूढ़िवादियों का विरोध किया गया। जो समाज में अंधविश्वास चल रही थी, रूढ़िवादी चीज़ें थी, उसका विरोध किया गया। मानव प्रेम, यानी मानव के प्रति जो प्रेम है इसकी भावना को विशेष रूप से महत्व देते हुए कविताओं की रचनाएं की गई। प्रकृति का चित्रण, यानी जो प्रकृति है उसका रमणीय ढंग से, स्मरणीय ढंग से, मनोहारी रूप से प्रकृति का चित्रण किया गया। और द्विवेदी युग की जो प्रमुख कवि रचनाएं जो हुई उनमें प्रमुख कवि थे मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने पंचवटी, जयद्रथवध और साकेत की रचना की। राम नरेश त्रिपाठी स्वप्न, पथिक और मिलन के रचनाकार के जाने जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी समर्पण और युग चरण के लेखक हैं। समर्पण और युग चरण के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो प्रवर्तक भी हैं, काव्य मंजूषा और सुमन के लेखक हैं। काव्य मंजूषा और सुमन। एक अन्य लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जिन्होंने प्रिय प्रवास, रसकलश और छायावाद की रचना की। प्रिय प्रवास, रसकलश और छायावाद की रचना की।
दोस्त मैं थोड़ा स्पीड में चलता हूँ क्योंकि बहुत लंबा समय तक का वीडियो बन जाएगा, इसलिए थोड़ी स्पीड में मैं कोशिश करता हूँ कंप्लीट करने का। आप लोगों को दिक्कत होगी तो दोबारा जरूर देख लेना दोस्त। हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद प्रेम भावना प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित विकसित हुई, उसे छायावाद कहते हैं। यहाँ स्पष्ट ये याद रखिए दोस्त कि द्विवेदी युग के बाद जो युग आया उसे छायावादी युग कहा जाता है, और इसका कालक्रम था 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक। 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक छायावादी युग आया। द्विवेदी युग के बाद डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद पे एक लाइन कहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद माना जाता है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह को छायावाद माना जाता है। प्रकृति पर चेतना के आरोप को भी छायावाद कहा जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्रस्तुति के स्थान पर उसकी वंजना करने वाले छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन को छायावाद कहते हैं। यानी प्रस्तुत के जगह पे अप्रस्तुत कथन को छायावाद कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। छायावाद की जो रचनाएं हुई उनकी जो विशेषताएं थी, व्यक्तिवाद की प्रधानता दी गई, श्रृंगार भावना को दिखाया गया। व्यक्तिवाद की प्रधानता, श्रृंगार भावना, प्रकृति का मानवीयकरण किया गया। प्रकृति का मानवीयकरण किया गया। प्रकृति का मानवीयकरण, मानवीयकरण का अर्थ है दोस्त कि प्रकृति को मानव के रूप में बताकर चित्रण किया गया, विवरण किया गया। नारी के प्रति नवीन भावना, जो नारी है उसके प्रति नई नई भावनाओं का विकास हुआ, नई नई प्रेम भावनाएं वगैरह का विकास इसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रतिनिधि कवि माना जाता है। जो जयशंकर प्रसाद हैं उन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवि के रूप में माना जाता है। छायावाद की तरई, अगर छायावाद की तरई पूछा जाए तो प्रसाद, पंत और निराला आएंगे। प्रसाद, पंत और निराला। लेकिन अगर छायावाद के 4 स्तंभ पूछे जाएंगे तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 जो हैं छायावाद के स्तंभ हैं। और त्रयी में केवल महादेवी वर्मा का नाम नहीं आएगा, प्रसाद, पंत और निराला ये 3 आएंगे। छायावाद युग के जो प्रमुख कवि हुए और उनकी जो रचनाएं हुई वो इस प्रकार हैं। जयशंकर प्रसाद हुए कमायनी, आंसू और लहर के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। महादेवी वर्मा निर्जा, निहार, रश्मि और संध्या गीत के रूप में जाने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत पल्लव, गुंजन, ग्रंथि और वीणा के रचना के रूप में जाने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनामिका, गीतिका और परिमल की रचनाएं की। राम कुमार जी ने चरमो, आकाश गंगा, निशित और चित्ररेखा की रचनाएं की है। जितने भी लेखक हैं दोस्त, एक एक करके मैं सारे लेखकों का वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग सारे लेखकों की जो रचनाएं हैं उसे विस्तृत पूर्वक देख लेना। अभी यहाँ पे जो बुक में चर्चाएं की गई है, हिंदी साहित्य का इतिहास में चर्चाएं की गई है डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा, उन्हीं रचनाओं को देख रहे हैं। अब जो नेक्स्ट था वह है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवाद युग यानी छायावाद युग के बाद प्रगतिवाद युग आया, जिसका कालक्रम 1936 से लेकर 43 तक चला। 1943 तक चला। यह काव्यधारा कला की अपेक्षा जीवन को, व्यक्ति की अपेक्षा समाज को और स्वाद उन्नति की अपेक्षा शरणानुभूति को प्रधानता दी गई। यानी इसमें जीवन को और समाज को प्रधानता दी गई है प्रकृतिवाद में। और प्रकृतिवाद काव्य की जो विशेषताएं थी वह है शोषकों के प्रति विद्रोह, शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति सहानुभूति। जो शोषक हुए उसके प्रति विद्रोह हुआ, बट जिनका शोषण किया गया उनके प्रति सहानुभूति को इसमें दिखाया गया है। प्रगतिवादी कवियों ने किसानों, मजदूरों पर किए जाने वाले पूंजीपतियों के अत्याचार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल, जो आर्थिक चीज़ें होती है और जो समाज में निम्न वर्ग और उच्च वर्ग होते हैं उनके बीच में समानता पे बल दिया गया। नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर, जो नारी का शोषण होता है, जिसे उपभोग की वस्तु मानी जाती है, उसे उपभोग की वस्तु ना समझकर समाज में एक सम्मानजनक स्थान देने की बात कही गई है प्रगतिवादी युग में। ईश्वर के प्रति अनास्था, इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव प्रकट किया। ईश्वर के प्रति अनास्था यानी अश्रद्धा, कोई श्रद्धा ईश्वर के प्रति नहीं होनी चाहिए, ऐसी भावना प्रगतिवादी युग में बताया गया है। और मानवीय शक्ति की ज्यादा महत्व दिया गया है ईश्वर की शक्ति के तुलना में। किसमें? तो प्रगतिवादी युग में। प्रतीकों का प्रयोग,
अपने भावों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के लिए अलग अलग प्रतीकों का सहारा लिया गया है और उन सहारे के जरिए अपनी भावनाओं को कवियों ने प्रकट किया है कविता के माध्यम से। इस युग के जो कवि हैं नागार्जुन हैं जिन्होंने युगधारा की रचना की, केदारनाथ अग्रवाल हैं युग की गंगा की रचना की, युग की गंगा की रचना की। एक है त्रिलोचन जिन्होंने धरती की रचना की, त्रिलोचन जिन्होंने धरती की रचना की। रांगय राघव पंचाली के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कुकुरमुत्ता के रूप में जाने जाते हैं। यानी ये जो रचनाएं हुई युग की गंगा, कुकुरमुत्ता, ये सब रचनाएं प्रगतिवाद के अंतर्गत आती है, यानी प्रगतिवादी युग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट जो युग था दोस्त वो था प्रयोगवाद। टोटल 6 युग थे। तो नेक्स्ट जो युग है प्रयोगवाद, 1943 से लेकर 1950 तक के युग को प्रयोगवाद बताया गया है। 1950 तक के युग को प्रयोगवाद बताया गया है। आगे ने लिखा है कि ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी थे, यानी नए नए चीज़ों के नए नए राह के खोज के लिए जाने जाते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अज्ञेय के संपादक में प्रतीक मासिक जो पत्रिका का प्रकाशन हुआ उसमें प्रयोगवाद का स्पष्ट रूप मिलता है। यानी स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रतीक नाम की जो मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी अज्ञेय के द्वारा, उसी में प्रयोगवाद का स्पष्ट रूप देखने को मिला था। जीवन और जगत के प्रति अनास्था प्रयोगवाद का एक आवश्यक तत्व था। यहाँ भी अनास्था की बात की गई है। साम्यवाद के प्रति भी अनास्था उत्पन्न की देन इसका लक्ष्य था। यहम का विसर्जन तथा साहित्य का समाजीकरण इसका महत्व लक्षण था। इन कवियों की अनुभूति का केंद्र इनका यहम है। इनकी वाणी में मैं का त्रिव विस्फोट हुआ है। मैं का विस्फोट हुआ है किस काल में? तो प्रयोगवादी युग में। प्रयोगवादी जो युग हुए, उस युग के कवियों की जो प्रमुख विशेषता थी, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, जो प्रेम भावना है, प्रेम प्रसंग है, उसका खुला चित्रण किया गया। निराशावाद की प्रधानता, जो लोगों में निराशावादी होती है उसकी प्रधानता को दिखाया गया है। रूढ़ियों के प्रति विधि, जो अभी तक रूढ़िवादी हैं चलते आ रहे हैं, उसके प्रति खुलकर विरोध किया गया। व्यंग्य की प्रधानता, यानी व्यंग्य के माध्यम से भी कई चीज़ों को उजागर करने की कोशिश लेखकों के द्वारा की गई है। प्रमुख प्रयोगवादी जो कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उसमें अज्ञेय का नाम है जिन्होंने हरी घास पर क्षण भर की रचना की। धर्म भारती अंधा युग और ठंडा लोहा के रचनाकार के रूप में जाने गए। गिरजा कुमार माथुर धूप के धान, नाश और निर्माण के रचयिता हैं। भरत भूषण अग्रवाल अप्रस्तुत मन के रचनाकार हैं। अप्रस्तुत मन। और नरेश मेहता जो हैं बनपाखी के रचनाकार हैं। और ये सारे रचनाकार हैं प्रयोगवादी युग के। और जो लास्ट युग है दोस्त वो है नई कविता। नई कविता प्रयोगवादी कविता का ही आगे का दौर नई कविता के रूप में उभरा। यानी प्रयोगवादी जब आगे विकसित हुई तो नई कविता का स्थान ले लिया। प्रस्तुतः नई कविता का विषय वस्तु मात्र चमत्कार ना होकर एक भोगा हुआ जीवन अर्थात है। नई कविता परिस्थितियों की उपज है, यानी परिस्थितियों के द्वारा उपज हुई थी, वही नई कविता है। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता है जिसमें नवीन भावबोध, नवीन मूल्य, नयन शिल्प का प्रयोग किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहली बार मनुष्य की जो व्यवस्था तथा असहायता सामने आई और उसमें अस्तित्व का जो संकट अनुभव हुआ था, घुटन, आक्रोश और नरोश में व्यंग्य का जन्म लेना स्वाभाविक था, नए रूप का जन्म लेना स्वाभाविक था। इसलिए नई कविता का व्यंग्य की प्रधानता रही। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मानव की त्रासदी हुई, उस पर जो व्यवस्था मानव की हुई, उस पर चलकर एक जो नई कविताओं का सृजन हुआ, वही नई कविता युग कहलाया। नई कविता युग की अगर हम विशेषता की बात करें तो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा दी गई है, यानी मानव जीवों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रयोगों में नवीनता, जो प्रयोग हुई है चीज़ों का, उसमें नई नई चीज़ों का प्रयोग किया गया। अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, इसमें जो है अनुभूतियों का चित्रण किया गया है। बिंब यानी जो छाया होती है उसका इसमें खोज किया गया है और उससे रिलेटेड चीज़ों की रचनाएं की गई है। व्यंग्य की प्रधानता, यानी व्यंग्य की प्रधानता यहाँ भी रही है। व्यंग्य के माध्यम से कविताओं में जो चीज़ें फैली हुई है समाज में, उन चीज़ों को दिखाने का कोशिश किया गया है। नई कविता के प्रमुख काव्य एवं उनकी जो रचनाएं हैं, नई कविता में भवानी प्रसाद मिश्र जी आते हैं जिन्होंने सन्नाट, गीत फरोश की रचना की। कुंवर नारायण आते हैं जिन्होंने चक्रव्यूह, आमने सामने की रचना की। जगदीश गुप्त आते हैं जिन्होंने नाव के पाव, बोधि वृक्ष की रचना की। नाव के पाव और बोधि वृक्ष की रचना की। दुष्यंत कुमार जी आते हैं जिन्होंने सूर्य का स्वागत, साये में धूप की रचना की। सूर्य का स्वागत, साये में
धूप की रचना की, और श्रीकांत वर्मा जी आते हैं जिन्होंने माया दर्पण और मगध की रचना की। माया दर्पण और मगध की रचना की। इस तरह से दोस्त हम लोगों ने डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास बताया गया है उसकी थ्योरी को कंप्लीट किया। 1 से 2 बार देखना दोस्त, और पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दी जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में और डाउनलोड कर लेना। अब हम आते हैं 400 प्रश्नों की सीरीज पे, जिसमें हम लोग आज की इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्त, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उसकी किस रचना के लिए मिला था? यानी सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो उसकी किस रचना के लिए? तो चिदंबरा के लिए दिया गया। चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन 1896 ईस्वी को। प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन 1896 ईस्वी को। भरतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कदम्बिनी या आनंद कदम्बिनी के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जो थे वही आनंद कदम्बिनी के संपादक थे। काशी नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो बाबू समसुंदर दास जो हैं काशी नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे। अभी तक जो 4 प्रश्न आए दोस्त, इसे हम लोगों ने रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास बताया गया है उसमें भी देखा था। तो प्रश्न लगभग आपको रिपीट करेंगे दोस्त। हिंदी साहित्य का सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी को। 1910 ईस्वी को हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? तो महाराष्ट्र से प्रकाशित नहीं होता है पंजाब केसरी जो समाचार पत्र है वो। तो कहाँ से होती है? जम्मू कश्मीर से होती है, पंजाब से भी होती है और दिल्ली से, 3 जगहों से होती है। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? सितारे हिंद जो है उपाधि दी गई है, तो किन्हें दिया गया है? तो राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद बताया गया है। राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद बताया गया है। इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे तो सदल मिश्र जो हैं वो फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? राजा भोज की सपना पुस्तक की तो हिंदी उर्दू मिश्रित है। भाषा जो है हिंदी उर्दू मिश्रित है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी को हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो गिलक्राइस्ट करके जो नाम है दोस्त, वही हिंदुस्तान के प्रथम प्रोफेसर थे फोर्ट विलियम कॉलेज के, गिलक्राइस्ट। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? भाषा मुंशी नहीं थे तो राजा शिव प्रसाद सिंह जो थे वो मुंशी नहीं थे फोर्ट विलियम कॉलेज के, राजा शिव प्रसाद सिंह। नासिक केतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिक केतोपाख्यान किसकी रचना है? तो सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की। उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा, दामोदर शर्मा। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। आलस्यों को कोड़ा, आलस्यों का कोड़ा किसकी रचना है? सितारे हिंद की रचना है आलस्यों का कोड़ा। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भरतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। नासी कैथोपाख्यान के लेखक कौन है? नासी कैथोपाख्यान के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र जो है नासी कैथोपाख्यान के लेखक हैं। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं तो लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं, लल्लू लाल जी लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल जी, प्रेम सागर के भी लेखक हैं लल्लू लाल। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेलेस्ली ने, मार्क्विस वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो हिंदी का पहला मौलिक नाटक वैदिक हिंसा ना हिंसा भवंती को मानते हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवंती को पहली मौलिक नाटक की रचना मानते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवंती यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था वैदिक हिंसा हिंसा ना भवंती। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। तो मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। लक्ष्मी नारायण लाल। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो राकेश मोहन के द्वारा लिखा गया है दोस्त। और यह अधूरा जो नाटक है आधे अधूरे, इसको पढ़ना भी है जेएसएससी सीजीएल के अंतर्गत। आप लोग देख लेना दोस्त, काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इस नाटक को, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी दोस्त। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार के द्वारा लिखित है? सिंदूर की होली नाटक जो है किस रचनाकार के द्वारा लिखित है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा। लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक एकांकी है? तो एक घूट जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है दोस्त। इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है दोस्त। तो अब नेक्स्ट में जो वीडियो होगा ना दोस्त 101 से, उसमें आपको टाइपिंग के फॉर्म में मिलेगा दोस्त। टाइपिंग के फॉर्म में चर्चा मिलेगी। ये पीडीएफ जो होती है बुक से ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक है। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। भुवनेश्वर प्रसाद। भरतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। तो सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र भरतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत किया गया पहला नाटक था। सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? तो भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है सबसे बड़ा आदमी। करबला नाटक किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रेमचंद की रचना है करबला नाटक। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? तो आनंद रघुनंदन को। आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जो है कोणार्क नाटक के रचयिता हैं। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास जो हैं संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचनाकार हैं। भरतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? तो जानकी मंगल नाटक जो है इसमें भरतेंदु जी ने अभिनय किया था। जानकी मंगल नाटक में। अग्निलिक काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं तो भरत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल अग्निलिक जो है काव्य इसके रचनाकार हैं। काव्य नाटक जो है इसके रचनाकार हैं। आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? आठवां सर्ग आत्मकथा विधा की पुस्तक है। आठवां सर्ग आत्मकथा पुस्तक की विधा है। भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? तो कविता है। प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री जो है कविता है। भोर का तारा जो एकांकी है उसके अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सी भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? तो भीष्म साहनी का नाटक अंधा युग नहीं है। अंधा युग भीष्म साहनी का नाटक नहीं है। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें की रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा जी हैं। रामकुमार वर्मा जी। हिंदी का प्रथम एकांकी है। हिंदी का प्रथम एकांकी किसे बताया गया है? तो बादल की मृत्यु को हिंदी का प्रथम एकांकी बताया गया है। नाटक को पंचम वेद मानते हैं। नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं तो पंचम वेद मानने वाले हैं भरत मुनि। नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं भरत मुनि। लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार हैं। लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार हैं भरत मुनि। लहरों के नहीं दोस्त, भरत मुनि नहीं, मोहन राकेश है। लहरों के राजहंस के रचनाकार के लेखक है मोहन राकेश। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं। रेशमी टाई तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आनंद रघुनंदन नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? आनंद रघुनंदन नाटक किसके द्वारा लिखा गया है?
तो यह जो नाटक है दोस्त लिखा गया है राजा विश्वनाथ सिंह के द्वारा, राजा विश्वनाथ सिंह के द्वारा। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा के रचनाकार तो भरतेंदु हो जाएंगे। और भारत दुर्दशा जो नाटक है यह पढ़नी भी है एसएससी सिलेबस में, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी दोस्त। वीडियो काफ़ी बढ़िया से एक्सप्लेन है और प्रश्नों को भी बताया गया है। इसमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, तो अंधा युग जो है जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। कोणार्क है, पहला राजा है और शारदिया भी है, पहला राजा और शारदिया भी है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचनाकार हैं, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहिनी, भीष्म साहनी। दोस्त इसमें जो है ना स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है दोस्त, आप लोगों को वीडियो देखने में दिक्कत होगी, इसलिए आज मैं 50 क्वेश्चन तक ही रहने देता हूं। जो नेक्स्ट होगा 51 क्वेश्चन से, उसे हम टाइपिंग के फॉर्म में आगे से PDF में देखेंगे दोस्तों, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो।